नमस्कार, मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। कल रात एक वीडियो अपलोड करी थी जिस वीडियो में मैंने एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के MCQ डिस्कस करे थे और आज की इस वीडियो में मैं अगले सेक्शन यानी कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। तो जल्दी से वीडियो में जुड़ जाइए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अब तक आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी academy_maths_ को फॉलो नहीं किया है तो उसको जाके फॉलो करिए। और बिना किसी देरी के 2 मार्क्स के क्वेश्चन यानी कि सेक्शन बी की करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि ए फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्रीज, 88 बनाना ट्रीज एंड 110 मैंगो ट्रीज इन इक्वल रोज। यानी एक फॉरेस्टर जो है वो 66 सेब के पेड़, 88 केले के पेड़ और 110 आम के पेड़ को इक्वल रो में प्लांट करना चाहता है। यानी वो चाहता है कि तीनों पेड़ों की जितनी भी संख्या है हर रो में इक्वल इक्वल प्लांट हो जाए। Also, he wants to make distinct roots of the trees. Only one type of tree in one row. अलग अलग रो भी बनाने की कोशिश कर रहा है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड। कम से कम कितनी रोज चाहिए उसको ऐसा करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि भैया 66, 88 और 110 जो पेड़ हैं तीन अलग अलग, उनको किस तरीके से अरेंज करे कि एक रो में एप्पल, एक रो में बनाना, एक रो में मैंगो आए और ये जो रोज हैं उसमें इक्वल इक्वल संख्या सबकी आए। और कितने मिनिमम नंबर ऑफ रोज चाहिए ताकि ये कंडीशन फुलफिल। अब इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूंगा। सबसे पहले एक स्टेप आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अब 66 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 गुने 3 गुने 11। फिर 88 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11। फिर मैं 110 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 गुने 5 गुने 11। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा भाई, मिनिमम नंबर ऑफ रोज चाहिए तो पहले तो हमें एक चीज जो समझ में आनी चाहिए वो ये है, इनका HCF क्या है। अगर मैं इनका HCF निकालना चाहूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या था, जो भी इन तीनों के 66, 88 और 110 में जो भी फैक्टर कॉमन है उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर है उसका प्रोडक्ट HCF होता है। तो तीनों में 2 कॉमन है और 2 की सबसे कम पावर है 2 की पावर 1। 3 सिर्फ 66 में है, 88 और 110 में नहीं है। 5 सिर्फ 110 में है और 11 तीनों में है तो गुणे 11 कर दिया, यानी कि 22 जो है वो HCF आ गया। कहने का मतलब यह है कि 22 HCF आ गया। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 22 हो सकता है। ये 22 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ट्रीज को एक रो में। ठीक है, इक्वल रोज, अभी रो की संख्या नहीं निकाली है मैंने। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं पूछता हूं आपसे कि टोटल ट्रीज की संख्या क्या है, टोटल कितने पेड़ है टोटल, तो जब मैं तीनों का सम करूंगा तो 8 और 6 14 का 4 हासिल लगा 1, कैरी ऑन 1, 8 2 10 और 6 16 और 1 और 1 2, यानी 264 टोटल पेड़ों की संख्या है और 22 उनका HCF है। 22 HCF का मतलब ये हो गया एक रो में 22 पौधे लगाने हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रोज के लिए भाई टोटल पौधे कितने हैं 264 और एक रो में कितने पौधे लग रहे हैं 22। तो जब मैं इसको एलिमिनेट करूंगा तो क्या आंसर 12 आएगा। हाँ बोलना पड़ेगा बिना किसी संशय के। भैया उसने क्वेश्चन में कहा है ना कि ही वांट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द ट्रीज, ओनली वन टाइप ऑफ ट्री इन वन रो। एक जो भी रो होगी, 12 रो हैं, हर रो में 22 पौधे लगाए जाएंगे, तब जाके 12 रो में ये तीनों पौधे लग जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इक्वल रोज रहेंगे। अरे हाँ तो बोलना पड़ेगा भाई, उपाय नहीं है कोई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन है, हम और वाले क्वेश्चन भी करेंगे। कहता है कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसका जीरो है अल्फा और बीटा। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करिए जिसके जीरोज हैं 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। अब क्योंकि हमें 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 जिस पॉलिनोमियल के जीरोज हो वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए। भाई क्या गिवन है, गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स।
अब इन्हीं के तो जीरो हैं, अल्फा और अगर मैं इनका फैक्टराइजेशन करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहां से मैं क्या कॉमन लूंगा, x कॉमन लूंगा तो हो गया x माइनस 2 प्लस क्या कॉमन लूंगा 1, तो क्या आएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर तो हो गया x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर क्या हो गया मेरे बच्चों, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो बताइए क्या x की वैल्यू माइनस 1 और प्लस का 2 आ गया, हाँ बोलना पड़ेगा। एक को अल्फा मान लो, दूसरे को क्या मान लो, बीटा। तो हमारे पास जो दूसरा पॉलिनोमियल निकालना है उसका जीरो क्या है, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो 2 अल्फा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 2 गुने माइनस 1 प्लस 1। तो क्या ये माइनस 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस 1 है। 2 बीटा प्लस 1 में 2 गुने 2 प्लस 1, तो क्या इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, हाँ बोलना पड़ेगा। अब हमने दो ऐसे जीरोस निकाल लिए, माइनस 1 और प्लस का 5। अब हमें इससे संबंधित एक पॉलिनोमियल निकालना है। तो मैंने आपको बताया था ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब एक चीज ध्यान रखना कि आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहां में ये अल्फा बीटा इससे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, ये मैंने एक जनरल फॉर्म लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, एक जनरल फॉर्म, कि अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता है तो आप इस तरीके से पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर जब मैं इन दोनों का सम करूंगा तो कितना आएगा भाई, प्लस का 4 आएगा, हाँ बोलना पड़ेगा। तो यहां पर माइनस 4x हो गया, और जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा, माइनस 5। तो यहां पर माइनस 5 हो गया। क्या यही मेरा पॉलिनोमियल है, हाँ बोलना पड़ेगा, उपाय नहीं है कोई। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 वो पॉलिनोमियल है जिस पॉलिनोमियल के जीरो 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 दिए गए थे, जो कि एक्चुअली में वैल्यू में माइनस 1 और प्लस का 5 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 नंबर का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें पहले वाली जो गिवन पॉलिनोमियल थी, इससे हमने दो जीरोस जो थे उसके अल्फा और बीटा, उसकी वैल्यू फाइंड करी और फिर उस वैल्यू को दूसरे पॉलिनोमियल के गिवन जीरोस में पुट करके उनकी वैल्यू फाइंड करके हमने वो पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल बनता है और कोई उपाय आपके पास है नहीं। आइए देखते हैं इसका और वाला क्वेश्चन कि और वाला क्वेश्चन क्या कहता है। और वाले क्वेश्चन में है कि अल्फा बीटा गिवन पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के की जीरोस है और एक कंडीशन दे दी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा 21/4 है, तो के की वैल्यू क्या होगी। मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर मुझे गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि मेरे को यहां पर ए बी और सी लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ए कितना है 2, बी कितना है 5 और सी कितना है के। मैं उम्मीद करके चलूंगा कि अब आप इतना समझ चुके हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो माइनस बी अपॉन ए होता है सर। माइनस बी मतलब -5/2, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अल्फा बीटा मेरे बच्चों क्या होगा, तो आप कहोगे सर सी अपॉन ए, और वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो के अपॉन 2 हो जाएगा, कोई संशय नहीं होनी चाहिए। लेकिन कंडीशन दी गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4 गिवन दे दिया। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि ना तो अल्फा पता ना बीटा, अगर अल्फा बीटा सेपरेटली पता होता तो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेता इसमें। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो मेरे को एक आइडेंटिटी याद आई कि अगर मैं करता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये मैं इसके लिए कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो अब एक बात बताओ कि क्या मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा रख दूं किसकी जगह, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह। भाई मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बच्चों के मन में आता है सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में फाउंड आउट नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैंने इसको इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा इंटू बीटा भी है, तो इसको फाइंड करना आसान हो जाएगा। जैसे कि अब इसकी जगह जब मैं ये पुट करूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस का अल्फा बीटा बराबर 21/4। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या था, -5/2। तो क्या मैं इसका स्क्वायर लिख दूं, उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको समझ आ रहा होगा। अब एक बात बताओ, -2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा क्या माइनस का अल्फा बीटा होगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, के अपॉन 2, हाँ बोलना पड़ेगा, बराबर 21/4। के बटे 2 वाली वैल्यू को इधर ले जाओ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, 5/2 का स्क्वायर 25/4 माइनस 21/4 बराबर के बटे 2 हो गया। तो यहां से के अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 में से 21 गए, 4/4 यानी वैल्यू आ गई 1। तो के का मान मेरे बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से कितना आ गया, 2 आ गया। वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी क्वेश्चन के ऊपर।
ये दिखने में 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको बिल्कुल इसी सिस्टमैटिक ढंग से आपको करना है, प्रॉपर पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि जहां कोई चीज नहीं गिवन है तो कौन सी आइडेंटिटी लगा के आपको वहां पर उस चीज को सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दिया, जरूरी है, और कोई उपाय है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो के की वैल्यू इस क्वेश्चन की बिल्कुल शानदार तरीके से 2 आ गई। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, और देखते हैं कि क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। भाई जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो कहता है कि डी बी परपेंडिकुलर बीसी है, कोई दिक्कत नहीं है जी। डीई परपेंडिकुलर ए बी है, मान लिया, और एसी परपेंडिकुलर बीसी है। प्रूव दैट बीई अपॉन में डीई बराबर एसी बटे में बीसी। अब अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि बीई के बटे में ये रहा बीई, क्या है, डीई है। तो बीई और डीई तो एक ही ट्राइंगल के हैं, इसका मतलब है कि इनको रीशफल किया गया होगा। जैसे अगर मैं कहूं एसी तो ये रहा एसी, और बीसी कितना है, ये रहा बीसी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये अगर प्रूफ करूं तो ये क्या आएगा, ये आएगा बीई अपॉन एसी बराबर डीई अपॉन बीसी, ये आएगा। ये दोनों जो मुझे प्रूव करने हैं ये 2 ट्राइंगल के हिस्से हैं, एक है ट्राइंगल मेरा ए बी सी, और दूसरा है ट्राइंगल डी बी ई। अब इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल, मेरा काम बन जाएगा। एक एंगल तो मुझे दिखाई दे रहा है कि भैया एंगल डी ई बी बराबर एंगल ए सी बी ईच 90 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 2 ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी भी काफी है। तो एक एंगल तो मिल गया, अब खेल सारा दूसरे ढूंढने के लिए मैंने देखा कि जो मेरा एंगल ए बी सी है, समझिएगा, क्या मैं उसको 90 डिग्री माइनस एंगल डी बी ई लिख दूं। अब कईयों की भैंस पानी में जाएगी, तो उस भैंस को पकड़ के रखना है, पानी में नहीं जाने देना। क्यों भाई, ये रहा एंगल मेरा 90 पूरा, मैंने क्या बोला, ए बी सी ये वाला एंगल, तो क्या पूरे 90 में से डी बी ई घटा दूं तो क्या वो 90 में से जब डी बी ई घटाऊंगा तो ए बी सी आएगा, बात तो बिल्कुल सही है। सिमिलरली अगर मैं निकालना चाहता हूं एंगल बी डी ई तो क्या मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस एंगल डी बी ई, हाँ बोलना पड़ेगा, उपाय नहीं है कोई। ये रहा, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आया। और अगर मैं इन दोनों से देखूं तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि एंगल ए बी सी और मेरा एंगल बी डी ई दोनों आपस में बराबर है। क्या यही वो मेरी दूसरी एंगल की जो है वो प्रॉपर्टी है जो मुझे मेरे ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने में सहायता देगी। और जैसे ही दोनों ट्राइंगल के 2 एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल डी बी ई के, कौन सी सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। और जैसे ही मैंने लगाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, अब मैं क्या करूंगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल कर दूंगा। बताइए करूंगा कि नहीं करूंगा। तो ए बी सी के सामने कौन है, ए सी है, अपॉन में, तो ए बी सी के सामने में ए सी है तो इसके अपॉन में कौन होगा, इसके अपॉन में बीई होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। अब कहियो की भैंस पानी में जा रही है। अब ये जो एंगल बना हुआ है 90, और ये किस पे बना हुआ है, ये बीसी पे बना हुआ है, वो वाला किस पे बना हुआ है, डीई पे बना हुआ है, हाँ बोलना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने इन दोनों को रीसफल किया तो बताओ मुझे क्या मिला, ए सी बटे बी सी बराबर बीई बटे डी। ट्राइंगल चैप्टर में सिमिलैरिटी प्रूफ करने से भी ज्यादा बड़ा चैलेंज है आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को प्रोपोर्शनल प्रूफ करना, क्योंकि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं ना वो ऐसे ही नहीं मिलते। जैसे कहने का मतलब है, एक और बार बता भाई, एसी के बटे में बीई क्यों आया, मैंने देखा कि मेरा ये वाला एंगल इक्वल है तो इसके सामने की साइड कौन सी है, एसी है, तो मैंने एसी लिख दिया। ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में किस एंगल के इक्वल था, इसके इक्वल था ना, तो इसके सामने कौन सी साइड है, छोटे वाले की, डीई थी, तो ऐसे चुना जाता है। सॉरी ये बीई थी। अब दूसरी चीज मैंने देखी कि मेरा भाई 90 और ये वाला एंगल किस पे बना हुआ है, बीसी पे, तो इसमें भी 90 और ये वाला एंगल किस पे बना हुआ है, डीई पे, तभी तो प्रोपोर्शनल होंगे ना। तो मैंने बीसी के बटे में क्या लिख दिया, डीई लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए प्रूफ में, बीई अपॉन डी चाहिए, तो मैं इसी को रीसफल करूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां से चीजें प्रूव हो गई और ये क्वेश्चन हेंस प्रूव हो गया, वरना गारंटी दे रहा हूं दिमाग की दही कर देगा अगर आप थोड़ा सा भी भटक गए। ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें यही चीज ध्यान रखनी है कि दूसरा एंगल कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, आइए और वाला क्वेश्चन, और वाला जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा घुमा दिया। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 2 ट्राइंगल बना लेता हूं। पहला ट्राइंगल बना लिया मैंने एबीसी, और मैंने दूसरा ट्राइंगल बना लिया, पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी का मीडियन बनाया मैंने एडी, और पी क्यू आर का मीडियन मैंने बनाया पीएम।
हम जानते हैं कि मीडियन जो है जिस साइड पर पड़ता है उसको बाइसेक्ट कर देता है, मिड पॉइंट होता है। हाँ बोलना पड़ेगा, उपाय तो है नहीं कोई। क्वेश्चन में कहा गया है, चूंकि गिवन है क्या कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो मुझे एक बात बताइए, एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर। भाई सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरी चीज, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल, तो ए बी के बटे में पी क्यू, बी सी के बटे में क्यू आर, ए सी के बटे में पी आर, प्रोपोर्शनल होंगे, उपाय नहीं है कोई। क्यों? आप कह सकते हो क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब मुझे प्रूव करना है ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एल, तो इसके लिए मुझे दो ट्राइंगल चाहिए, डेट इज इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर है? लेकिन बच्चे कहेंगे सर ट्राइंगल तो ले रहे हो ए बी डी और पी क्यू एम, और साइड ले रहे हो बी सी और क्यू आर, ना इंसाफी है। बेटा इंसाफ होगा, आपके साथ घबराओ। इंसाफ कैसे होगा कि मैंने अभी आपको बताया कि मीडियन बाइसेक्ट द साइड ऑन विच इट फॉल्स, ऑन विच इट फॉल। तो क्या मैं बी सी को दो बी डी बटे दो क्यू एम लिख सकता हूं? हाँ बोल दो। और जैसे ही दो से दो कट गया, क्या मुझे पहली चीज मिल गई? हाँ बोलो। भाई ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम मिल गया, हाँ बोलना पड़ेगा। एक चीज अगर आप और देखें तो एंगल बी बराबर क्या है, एंगल क्यू है। बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल कर दिए, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू कर दिया। तो क्या मैं लिख दूं कि ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एम के कौन सी साइड, साइड एंगल साइड? अरे हाँ तो बोल दो। भाई दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल और एक एंगल इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग, तो साइड एंगल साइड लग गई, और क्योंकि साइड एंगल साइड लग गई तो क्या मेरी ये चीज प्रूफ हो गई? बोलो, हैंस प्रूफ। यहीं पे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। कोई कह दे जी कैसे हो गई? अरे भाई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे, और एडी और पीएम इसी ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। तो जो ट्राइंगल सिमिलर गिवन थे वहां से मैंने गिवन चीजें निकाली कि क्या क्या निकाला जा सकता है, और उसी का इस्तेमाल दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने में लगाया, और बाद में जो प्रूफ करना था एक्चुअली में उसी को कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को प्रोपोर्शनल कर दिया, क्योंकि वो जिस ट्राइंगल से बिलोंग करते हैं उस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि 23वें क्वेश्चन के दोनों पार्ट बखूबी समझ आए होंगे। आइए 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और फिर दो क्वेश्चन बच गए हमारे, करते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि दिए गए फिगर में एक सर्कल क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के अंदर है, जिसमें एंगल भी 90 है, कोई दिक्कत ही नहीं, एंगल भी 90 है। तो अगर एडी 23 है, कहां एडी, एडी 23 है, और ए बी 29 है, अच्छा जी, और डीएस कहां है, डीएस हमारा है, डीएस भैया, डीएस हमारा 5 है, तो रेडियस निकालो। कई बच्चे तो क्या करते हैं, जैसे ही देखते हैं एंगल बी 90 कहते हैं जी ए बी सी डी स्क्वायर है। भैया स्क्वायर नहीं है, क्योंकि चारों साइड इक्वल नहीं है। लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूं कि क्वाड्रिलेटरल बी क्यू बी क्यू ओ पी इज ए स्क्वायर, ये मैं जरूर कह सकता हूं। उसके कहने का कारण यह है कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू बराबर एंगल ओ बराबर एंगल पी बराबर 90 होगा। कोई आपसे रीजन पूछ दे तो उसके मुंह पे फेंक के मारना रीजन, कि भैया पी तो इसलिए 90 है क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, क्यू भी इसीलिए है, और सेंटर पर बना एंगल और दोनों टेंजेंट के बीच बने एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए एंगल ओ भी कितना हो गया, 90 हो गया। ना समझ में आया तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना। अब जब चारों के चारों एंगल 90 हो गए, तो किसी के मन में आता है कि सर, किसी के मन में आता है कि सर रेक्टेंगल भी तो हो सकता था। भाई रेक्टेंगल कैसे हो जाएगा, बीपी बराबर किसके है, बी क्यू के, बीपी बराबर किसके है, बी क्यू के, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम बी, और ओ क्यू बराबर तो ओपी है ही, रेडियस। तो आपस में चारों साइडें भी इक्वल हो गई कि नहीं हो गई? बी क्यू बराबर ओ क्यू बराबर ओ पी बराबर बीपी हो गई। तो चारों साइड इक्वल हो गई, चारों एंगल 90 के हो गए, तो बी क्यू ओ पी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया भाई। अब आगे बढ़ता हूं इस क्वेश्चन में। अब मुझे एक बात बताओ, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और ये सब किसके इक्वल है, ये सब रेडियस के इक्वल है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या डीएस बराबर डी आर होगा, बराबर 5 सेंटीमीटर होगा? क्यों होगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम डी। तो ए डी जो कितना था 23 सेंटीमीटर,
तो इसी का जो पार्ट ए आर है क्या वो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, बोलो। और क्या ये ए आर ए क्यू के इक्वल है, क्यों, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए। अब हमें गिवन है कि ए बी कितना है, 29 सेंटीमीटर। तो जब ए क्यू कितना है, 18 सेंटीमीटर, तो क्या मैं कह सकता हूं कि बी क्यू 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोल दो भाई, बिल्कुल हाँ बोल दो हाँ। 29 में से 18 गए तो कितना बचा, 11 बचा। अब जब बी क्यू किसके बराबर, ओ क्यू के, किसके बराबर, ओ पी के, और वो सब मिला के किसके बराबर, आर के। तो बताओ मेरे भाई रेडियस कितनी हो गई, 11 सेंटीमीटर हो गई। हाँ बोलना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी आ गई, 11 सेंटीमीटर आ गई। तो सारा खेल उस क्वाड्रिलेटरल छोटे वाले को स्क्वायर प्रूफ करना, और उसके बाद एक प्रॉपर्टी लगानी है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। आपका क्वेश्चन आपके सामने हुआ पड़ा है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। तो क्वेश्चन को हावी ना होने दे अपने ऊपर, आप क्वेश्चन के ऊपर हावी। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। कहता है साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 0। अगर ये गिवन है तो यहां से मैं कह सकता हूं कि साइन ए बराबर क्या होगा मेरे बच्चों, कॉस ए। और हम जानते हैं अगर साइन ए बराबर कॉस ए है तो वो एंगल सिर्फ एक ही हो सकता है, एंड दैट इज 45 डिग्री। और जब हमें एंगल ए मिल गया तो वैल्यू ही तो निकालनी है किसकी, 2 tan² 45 डिग्री प्लस 1 बटे कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1। तो 2 गुने tan 45 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बटे कॉसेक स्क्वायर 45 कितना होगा, √2, √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 2 बटे 2। तो आंसर आएगा 7/2। कईयों के तोते उड़ गए होंगे। अब जिनके भी तोते उड़े हैं ना, वो एक बार तोते वाली इमोजी कमेंट में लिख के बताओ कि भैया जी हमें तो समझ ही ना आयो, का होगो होगो का होगो, स्कैम हो। ठीक है, तो सेक्शन बी की वीडियो, 2 नंबर वाले क्वेश्चन की वीडियो का खात्मा यहीं पर करते हैं और यहीं पर लेते हैं एक छोटा सा विराम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।